नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। यारम, जिसकी राइटर सुमेरा हमीद है, ये उसकी छठी और मेरे ख्याल से आखिरी किस्त भी है। मैं कुछ कह नहीं सकती, अगर वीडियो का दुरानिया ज़्यादा हुआ तो फिर मुझे उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन खैर, मैंने पहले भी कहा था, इख्तिताम जो होता है किसी भी चीज़ का हो हमेशा दुखी कर जाता है। और अभी भी मैं ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ कि ये नावल ख़त्म होने जा रहा है, इसका इख्तिताम होने जा रहा है। जब मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ा था तब भी मैं बहुत दुखी हुई थी कि हाय अल्लाह, ऐसा नावल ख़त्म हो गया। और हालिम पढ़ने के बाद भी मेरे कुछ ऐसे ही वो थे एहसासात, और अब भी मैं इसको ऐसे ही फील कर रही हूँ। हालांकि मैंने ये इतनी बार पढ़ लिया है नावल, लेकिन फिर भी वो पहले जैसा चार्म ही लगता है उसका। मैं ऐसी लड़की हूँ जो एक बार चीज़ पढ़ ले दोबारा बहुत मुश्किल है कि मैं उसको दोबारा पढूँ, ऐसे मतलब दोबारा रीड करना, क्योंकि मुझे स्टोरी का पता होता है। और मैं वो भी कभी स्टोरी नहीं पढ़ती जिसकी स्टोरी का मुझे पहले से आइडिया हो जाए या कोई मुझे बता दे कि अच्छा इसकी स्टोरी में ये होना है, तो मैं वो भी कभी नावल नहीं पढ़ती। लेकिन खैर, वही ना कि एक चीज़ का इख्तिताम दूसरे की शुरुआत होता है, तो मेरे ख़्याल से कोई अगला नावल शुरू करेंगे जो शायद अच्छा हो। लेकिन खैर, यारम का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा ख़्याल है अब मुझे इस नावल की इस किस्त को शुरू करना चाहिए बगैर किसी देर के। तो आइए शुरू करते हैं इस किस्त को। आइए ब्राज़ील स्टेडियम के अंदर चलते हैं। सीरीज़ का फैसला कुन मैच है, इंग्लैंड और ब्राज़ील आमने सामने आने वाले हैं। लगता है सारा ब्राज़ील उठकर स्टेडियम में आ गया है। मैच शुरू होने से पहले ही लग रहा है मैच ख़त्म होने के करीब है। दोनों टीमें एक एक गोल कर चुकी हैं और अब दोनों टीमों के शायकीन मरे जा रहे हैं कि बस उनकी टीम फैसला कुन गोल कर दे। ब्राज़ीलियन शायकीन कुछ तंदी में थे। वो इंग्लैंड के शायकीन और खिलाड़ियों के नाम ले लेकर फ़िक्रे चस्त कर रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि इंग्लैंड टीम किस बुरी तरह से हार जाने वाली है। ये सब होना मामूल है। फुटबॉल की दुनिया में जो नहीं होता वही कम होता है। शायकीन जितना ज़्यादा करते हैं कम ही करते हैं। फुटबॉल फीवर स्टेडियम के अंदर इतने हाई टेम्परेचर पर होता है जैसे वहाँ एतमाम से एक आतिश फशां फटने वाला हो। इस फीवर का तस्वुर स्क्रीन से मैच देखने वाले कर ही नहीं सकते। वो, वीरा, कारल और चंद दूसरे यूनी फेलोज आगे पीछे बैठे थे। उन्होंने इंग्लैंड टीम की शर्ट्स पहन रखी थी और कारल, वीरा ने उछल उछल कर सारा स्टेडियम अभी से सर पर उठा लिया था। आलियान खामोश बैठा उन्हें नाचते देख रहा था। ऐसे ही नाचते कूदते कारल ने एक प्यारी सी बच्ची की गोद में रखे सैंडविचेस गायब कर दिए। बच्ची जिसके मामा पापा उसके पास ही खड़े अपनी धुन में उछल रहे थे ताकि वो स्क्रीन पर नजर आ सके, एकदम से अपनी गोद को खाली पाकर रोने लगी और अपने उछलते कूदते बाप की शर्ट खींचने लगी। शर्म करो, लिटिल एंजल को रुला दिया। आलियान ने तेजी से चलते उसके जबड़े को दोनों हाथों में सख्ती से दबाकर कहा। बच्ची उनसे ज़रा सी दूर ही बैठी थी। एंजल तो किसी न किसी तरह ज़िंदा रह ही लेते हैं, हम शैतानों को अपना इंतज़ाम करना पड़ता है। मुझे भूख लगी थी, मैंने मेहनत की और खुराक हासिल कर ली। वैसे भी उसका बाप उसे और ले देगा, मेरा तो कोई बाप नहीं है ना जो मुझे लेकर देगा। मैं अभी बच्ची के बाप को बताता हूँ। आलियान उसकी तरफ जाने लगा। अगर तुमने ये कहा तो ब्राज़ीला में फ़ुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा हंगामा होगा और वजह सिर्फ सैंडविच होगा। एक सैंडविच के लिए तुम न जाने कितने शायकीन को मरवा दोगे और कितनों को ज़ख्मी करवा कर उम्र भर के लिए माजूर कर दोगे। ये मैं करूँगा। आलियान ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ कर कहा। हाँ तुम, सिर्फ तुम। उसने आलियान के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। ब्राज़ील स्टेडियम में 2 लड़के एक दूसरे के बाल मुट्ठियों में जकड़े खड़े थे। बच्ची के हाथ में अब एक बड़ी आइस कैंडी आ चुकी थी और कारल अब आइस कैंडी को देखने लगा था। बच्ची के बाप ने फुर्ती से बच्ची को चुप करवा दिया था। तुम्हारी लिटिल एंजल की पसंद अच्छी है। मुझे याद आया कि मैं आइस कैंडी को बहुत दिनों से बहुत मिस कर रहा था। कारल ने आंखें गोल घुमाकर कहा। आलियान हंस दिया। तुम ऐसे क्यों हो लिटिल एंजल सा? कारल ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। बिग डेविल सा? क्या मैं बिग डेविल हूँ? नहीं ना। उसने पीछे बैठी किस्सा गो की तरफ रुख मोड़कर कहा और रिश्वत के तौर पर जेब से चॉकलेट निकालकर आगे की। आलियान फिर मुस्कुरा दिया। बंद करो अपना ड्रामा। वैसे तुम बहुत गुमसुम से हो, कुछ हुआ है? मैं ठीक हूँ। होना क्या है? कारल की नज़रों से वो बच नहीं सकता था। कुछ है तो बताओ। फर्श, क्या तुम शोर से परेशान हो? यू नो मैं सारा स्टेडियम खाली करवा सकता हूँ।
अभी जाकर किसी ब्राज़ीलियन फ़ैन को दबोच लेता हूँ और उसकी टीम के बारे में कुछ भड़कता हुआ जुमला कह देता हूँ, बस फिर गेम शुरू। और हाँ, जो अफ़वाह में बम की यहाँ फैला सकता हूँ वो बम बनने से अब तक किसी ने फैलाई नहीं होगी। बस फिर स्टेडियम खाली। इतने पैसे लगाकर हम मैच देखने आए हैं, खाली स्टेडियम नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मैच देखने से ज़्यादा दिलचस्पी किसी और चीज़ को देखने में है। बड़ी, अगर मैं शायकीन को आपस में लड़वा दूँ कैसा रहेगा? मैच तो कई बार देख चुके हैं हम, अब ज़रा ये भी देखिए बराह रास्त हंगामा देखने में कैसा लगता है। शीशे की खाली बोतलें तुम्हारे सर पर आ लगेंगी ना तो मज़ा आ जाएगा बराह रास्त हंगामा देखने का। वो इंसान अभी बना नहीं जो कारल के साथ ये कर सके। कारल इधर उधर देखने लगा। और किसके पास से खाने की चीज़ उड़ाई जा सकती है? वो बना बनाया इंसान तुम्हारे साथ बैठा है, तुम भी कारल ही हो। कारल ने उसके दोनों गाल पकड़कर मरोड़े। मैच शुरू होने में अभी कुछ वक्त था। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर स्टेडियम में मौजूद शायकीन दिखाई जा रहे थे। ये मकामी शायकीन तो अभी से पागल हो रहे हैं। कारल ने ज़रा दूर मौजूद एक लड़के की तरफ इशारा किया जो अपनी टीम के हक में अजीबोगरीब नारे लगा रहा था। तुम्हारा भी नशा टूट रहा होगा, जाकर तुम भी उसके साथ थोड़ा पागल हो जाओ। आलिया ने उसे उसी लड़के की सिम्मत धक्का दिया। अमरहा ने साई को मना कर दिया था कि वो वीरा को ना बताए कि वो वहाँ मौजूद है। उन्हें साई की आमद का पता था, उसकी नहीं। वैसे भी कल उन्होंने चले जाना था। एन और अमरहा ने भी इंग्लैंड टीम की शर्ट्स पहन रखी थी। एन ऐसे उछल रही थी जैसे वो जापानी ना हो बल्कि बरतानवी हो और उसका एक आध भाई या दोस्त टीम में शामिल हो। उसने टीम की नुमाइंदगी करती लंबी सी टोपी भी पहन रखी थी और मुंह को पूरा रंगा हुआ था। साथ हाथ में बोर्ड पकड़ रखा था, ट्रॉफी हमारी है, जिस पर पीछे कहीं से किसी ने कलर बॉल फेंककर उसे बदनुमा कर दिया था। यानी ट्रॉफी इंग्लैंड की नहीं ब्राज़ील की है। मंजर कुछ ऐसा था जैसे वर्ल्ड कप फाइनल हो। अमरहा कुछ बेहतर महसूस कर रही थी वहाँ आकर। वैसे भी रात को जो आलियान ने कॉल की थी और किसी भी वजह को लेकर की थी उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। वो भी खड़ी होकर एन के साथ उछलने लगी और रिहर्सल के तौर पर बनाई जाने वाली वेज का हिस्सा बनने लगी। पूरे स्टेडियम में लहरें घूम रही थी और ये काबिले दीद मंजर था। वो हंसने लगी, उसे सब अच्छा लगा, जैसे सारे गम बस मिट गए। अमरहा, आलियान, वीरा, कारल एक साथ चिल्लाए। स्क्रीन पर उछलती एन के करीब वो खड़ी थी और अपनी तरफ आने वाली लहर की तरफ देख रही थी और खुशकिस्मती से इन तीनों ने उसे देख लिया था। वीरा ने फ़ोन किया, तुम कहाँ हो? अमरहा हंसती, स्टेडियम। पागल गंदी बच्ची, बता नहीं सकती थी? मैंने सोचा सरप्राइज़ दूंगी। सरप्राइज स्क्रीन पर आकर वीरा हंसी। वो बहुत खुश थी उसे देखकर। एन और अमरहा साई के साथ है, वीरा ने उन सबको बताया। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे साथ अमरहा भी है? आलियान ने साई को फ़ोन किया। उसने मना किया था आलियान। आलियान खामोश हो गया और स्क्रीन की तरफ ही देखता रहा कि वो फिर से नज़र आ जाए। लेकिन अब ग्राउंड में खिलाड़ी आते नज़र आ रहे थे। मैच शुरू हो गया। फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड की टीम ने एक गोल कर दिया, लेकिन इंग्लैंड के शायकीन से ज़्यादा ब्राज़ीलियन शायकीन दीवाने हो रहे थे गुस्से से। उन्हें रेफरी का ब्राज़ील टीम के एक अहम खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाए जाने से इख्तलाफ था। उनके आसपास मौजूद शायकीन रेफरी को गालियां दे रहे थे कि अगर वो ये फाउल ना करता तो टीम 2 गोल कर चुकी होती और मुखालिफ टीम को गोल करने का मौका ही न मिलता। बच्चों बचकर ब्राज़ीलियों के नरगे में घिरे बैठे हो, वीरा ने मजाकन कहा। अगर दूसरा गोल भी इंग्लैंड ने कर दिया तो उन्होंने इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों की बजाय हमारी गर्दनें दबोच लेनी है। आलियान हंसने लगा। वो ये सब मजाक में कह रहे थे। स्टेडियम में ऐसा क्रेज़ मामूल की बात होती है, फिर भी मकामी शायकीन के तेवर काफ़ी बिगड़ रहे थे। उनका ख्याल था सारे रेफरी इंग्लैंड टीम के सारे खिलाड़ी फाउल खेल रहे हैं। अमरहा के पीछे भड़कते हुए फाउल फाउल के नारे लगने लगे। ये क्या हो रहा है साई? पीछे को लड़ाई हो रही है क्या? अमरहा सहम गई। ये सब होता रहता है अमरहा, आखिरी मिनटों में देखना क्या होता है। दूसरा हाफ शुरू था। इंग्लैंड का डिफेंस अच्छा था। मुखालिफ टीम की सर तोड़ कोशिशों को वो नाकाम बना रहे थे। दूसरा हाफ ख़त्म होने से 15 मिनट पहले वीरा को एक मैसेज आया मोबाइल पर, जिसे पढ़कर वो थोड़ा सा परेशान हो गई। क्या हुआ? शावेज़ ने पूछा। मेरे जर्नलिस्ट दोस्त का मैसेज आया, वो भी यहाँ मौजूद है। उसका कहना है उसे किसी मतवक्का हंगामे की खबर मिली है। कैसे हंगामे की? ज़्यादा उसे भी नहीं मालूम। उसका कहना है कि कोई हुकूमत मुखालिफ ग्रुप है जो अपने मुफादात के लिए कोई हंगामा करवाना चाहता है, शायद गैर मुल्कियों को निशाना बनाना, ऐसा ही कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी खबरें फैल ही जाती हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, पुलिस जानती है कैसे अमन रखना है। और जो खबर तुम्हें मिली है वो हुकूमत को भी तो मिली ही होगी ना, कारल ने कहा। वैसे अच्छा है, हंगामा हो ही जाए। मैं भी तो देखूँ ये फिल्म बिना टिकट के। और फिर तुम्हारा दोस्त कंफर्म भी नहीं है, आलियान ने कहा। वीरा ने सब दोस्तों को मैसेज कर दिया कि मैच ख़त्म होते ही फ़ौरन स्टेडियम से निकल जाइए। ख़तरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं। कोई बदमज़गी नज़र आए तो पुरसुकून रहिए।
आखिरी 15 मिनट में ब्राज़ीलियन खिलाड़ियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आखिरी छठे मिनट में गोल इंग्लैंड ने कर दिया। जोश और अफसोस से दोनों टीमों के शायकीन ने स्टेडियम सर पर उठा लिया। साई वीरा का पैगाम पड़ चुका था। उसने अमरहा और एन को चलने के लिए कहा। आलियान और वीरा उठ चुके थे, जबकि उछलता कूदता कारल पहले ही कहीं गायब हो चुका था। वीरा ने वाज़िया खतरे की बूँद सूंघ ली थी। कहीं कोई एक ऐसा नारा गूंजता कि उस हिस्से में बात बढ़ जाती। मैच के दौरान गाली गलूच, हाथापाई तो तड़ाक, खाली बोतलें फेंकना आम बातें थी, लेकिन ऐसी तुंदी और तैश नहीं होता था जो अब दिखाई दे रहा था, जैसे सब जानबूझकर किया जा रहा था। साई निकल चुका है? आलिया ने पूछा। हाँ, उसने कहा है वो जा रहा है। वीरा ने फ़ोन कान से हटाया। वो दोनों स्टेडियम से बाहर आ गए और अभी वो सड़क तक आते ही थे कि पुलिस की नफरी तेज़ी से अंदर स्टेडियम की तरफ भागती हुई नजर आई। उनका अंदाज अलर्ट था। एकदम ही स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम के अंदर कुछ हो जाने का मंजर नुमाया हो गया। चलो आलियान, चलो जल्दी। वीरा आगे को भागी। वो भी सड़क पर उसके साथ भागा और ज़रा दूर जाकर रुक गया। क्या हुआ? वीरा पलटी। अमरहा। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए और उसे देखकर वीरा की अपनी शक्ल पर साए से लहराए। वीरा ने फ़ोन निकाला अमरहा को फ़ोन करने के लिए, लेकिन आलियान पहले ही कॉल मिला चुका था। 2 बार बेल हुई। हेलो, अमरहा की आवाज़ आई। अमरहा, तुम कहाँ हो? अल्फाज पूरे अदा नहीं हुए कि फ़ोन डेड हो गया। उसने दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। उसका फ़ोन बंद हो जाना ही था। उसके फ़ोन की बैटरी निकल चुकी थी और वो कहीं दूर गिर गया था, और वो खुद भी गिर गई थी। वो बस निकल जाने को ही थी कि भड़का हुआ एक ग्रुप ऊपर से गुत्थम गुत्था होता उनके ऊपर आकर गिरा। अमरहा का सर एक सख्त चीज़ से टकराया और उसके सर से खून निकलने लगा। साई ने जल्दी से उसे उठाया। एक मकामी फैन ने साई को धक्का दिया। साई भी दूर जा गिरा। मैच का आखिरी मिनट ख़त्म हो चुका था। इंग्लिश टीम जीत चुकी थी और फ़ौरन स्टेडियम में मुख्तलिफ जगहों पर ग्रुप के ग्रुप आपस में उलझकर गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे पर मुख्तलिफ ठोस चीज़ें फेंकने लगे। इस सारे अमल को 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, जैसे कि सब कुछ प्लान था कि ऐसा ही होना है। स्टेडियम की अंदरूनी हालत एकदम से बदली और आम शायकीन सहम गए। मंजर हौलनाक हो गया। शोर बढ़ गया और हंगामे के आसार नुमाया हो गया। जो छुपा हुआ था वो निकल आया। स्टेडियम ने जंग का मैदान बदलने में 1 मिनट का वक्त भी ना लिया। एन कहीं आगे निकल चुकी थी। अमरहा को सर पर चोट की वजह से बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे। साई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो अकेली धक्के खाती, जगह बनाती आगे बढ़ने लगी कि एक हैप्पी लड़के ने उसका बाजू दबोच लिया। सिक्योरिटी फौज तेज़ी से अंदर दाखिल हो रही थी। 60,000 शायकीन के हजूम में एकदम से भगदड़ मची। तेज़ी से बाहर निकल जाने का अंदाज ऐसा हो गया जैसे क़यामत आ गई हो। खाली बोतलें और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर आकर लगने लगी। दोबारा अमरहा की कमर पर कोई वजनी चीज़ आकर लगी जिसने उसका बाजू दबोचा था। पूरी कुव्वत लगाकर उससे बाजू छुड़वाकर वो आगे को भागी थी, लेकिन उसके बाजू पर फिर वही गिरफ्त पड़ी और सुर्ख आंखों वाले उस आदि नशई हप्पी लड़के ने उसकी गर्दन पर झुककर काटना चाहा। अमरहा ने पूरी शिद्दत से चीख मारी। उसका फ़ोन बन जा रहा है, ये मालूम होते ही अपना फ़ोन सड़क पर ही फेंक कर वो रश में मुखालिफ सिमत भागा। वीरा भी उसके पीछे लपकी। तुम इस गेट की तरफ जाओ, मैं दूसरे गेट की तरफ जाती हूँ। भागते हुए वीरा चलाई। उसके भागने के अंदाज में इतनी शिद्दत और तेज़ी थी कि वो बहुत सौ को फलांगता, गिराता, धक्के देता हुआ आगे बढ़ा। एक हजूम था जो मुंतशिर बाहर निकल रहा था और पुलिस की नफरी बढ़ती ही जा रही थी, जो हजूम में नज़र लाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। भगदड़ का माहौल था। अमरहा वो पूरी कुव्वत से रश में घुस कर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ में ऐसी गरज थी कि इतनी अफरा तफरी में भी बहुत सौ ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। अमरहा, वो फिर चिल्लाया। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी। अगर अमरहा फ़ौरन उसके सामने आ जाती तो वो ज़मीन पर गिर जाता। उसमें खड़ा होने की ताकत नहीं रही थी। वहम उसे हिलाने लगे थे और खौफ ने उसके दिल पर पंजे गाड़ दिए थे। उसे इल्हाम हुआ और वो गेट से अंदर हो गया। पुलिस की नफरी खड़ी सबको बाहर निकाल रही थी, लेकिन वो सर को झुकाकर उस पार हो गया। उसे पूरे स्टेडियम के हज़ारों चक्कर भी लगाने पड़ते तो उसे कम लगते उस इंसान के लिए जिसे तलाश किया जा रहा था। अमरहा बाहर हो सकती थी, उसे ये ख्याल आया था, लेकिन उसका वजदान उसे बता रहा था कि वो अंदर ही है और ठीक नहीं है। उसने उसका बाजू किसी खूनख्वार जानवर की तरह पकड़ रखा था और वो उसे घसीट कर किसी खास हिम्मत लेकर जा रहा था। वो चिल्ला रही थी, खुद को आज़ाद करवाने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन उस हिप्पी के दूसरे साथी ने उसके गिर्द घेरा सा बना लिया था और उसे मजबूती से कमर से पकड़ रखा था और वो दोनों आपस में अपनी ज़बान में बात कर रहे थे जैसे अमरहा नहीं जानती थी। आलियान तेज़ी से इधर उधर भाग रहा था और उसे मुसलसल आवाज़ें दे रहा था। हेलीकॉप्टर ग्राउंड के ऊपर परवाज करने लगा, यानी मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका था। सिक्योरिटी फोर्स हर तरफ फैल रही थी। कहीं सिक्योरिटी फोर्स और शायकीन में तसादुम हो रहा था, कहीं शायकीन और शायकीन में। मामला ऐसे बिगड़ रहा था जैसे जलती आग पर और तेल डाला जा रहा हो। वो उसे दूसरे गेट से निकालकर बाहर ले जा रहे थे। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो उसे किसी गाड़ी में डालकर ले जाने वाले हैं। वो मुआशरे के मौके से फ़ायदा उठाने वाले नासूर थे जो हर जगह पाए जाते हैं।
और अपनी बदखसलती से बाज नहीं आते। कारल को साई मिल चुका था और उसने अमरहा के लापता होने के बारे में बता दिया था। दूसरी तरफ अंदर से कारल आया था। एन, साई, शावेज और चंद दूसरे स्टूडेंट्स उसे बाहर रश में देख रहे थे। साई ने सबको फ़ोन करके बता दिया था क्योंकि अमरहा का फ़ोन बंद जा रहा था तो उसे डर था कि वो ठीक नहीं है। कारल की नज़र दूर अमरहा पर पड़ी और वो तेज़ी से भागता हुआ उसकी तरफ आया। वो आम नॉर्मल अंदाज से नहीं चल रही थी। उसे एक लड़का घसीट रहा था और दूसरा उसके मुंह पर बार बार हाथ रखकर उसका मुंह दबा रहा था। कारल उसके पास पहुंचा। इससे पहले आलियान सीटें फैलांगता हुआ उसके करीब चला गया। वो पीछे कहीं से तेज़ी से भागता हुआ आया था और उसने आते ही उन लड़कों को लाते और घून से मारना शुरू कर दिए। कारल भी पहुंच गया और उसकी जिसकी गर्दन हाथ है उसने दबोच ली। अमरहा बुरी तरह से खौफजदा थी। वो कांप रही थी। उसके सर से खून निकल रहा था और नाक मुंह से भी। दो लड़के पहले ही भाग गए और एक कारल से खुद को छुड़ाकर भागा। अमरहा पर नज़र पड़ते ही आलियान की आंखें नम हो गई। उसने डरी सहमी अमरहा को अपने साथ लगा लिया और हाथ से उसके कान मुंह का खून साफ किया और उसके सर के जख्म को देखने लगा। तुम्हें काफ़ी चोट आई है, उसने ये कहा और उसने ये सुना तो वो फ़ौरन खुद को रोने से रोक नहीं सकी। नहीं, ज़्यादा नहीं है, मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हो रही अब। टूट टूट कर अल्फाज निकले जैसे जज्बात की शिद्दत से अल्फाज बिखर से गए। उसका सर आलियान के सीने से लगा था। उस सर पर लगी कितनी भी बड़ी चोट में दर्द कैसे उठ सकता था भला। कारल ने जल्दी चलने का इशारा किया और आगे भाग गया। उसे अपने साथ लगाए आलियान बाहर की तरफ आया और गेट से बाहर होने से पहले एक ज़ोरदार धक्का लगा कि अमरहा का हाथ आलियान से छूट गया और वो गिर पड़ने के अंदाज से बहुत आगे निकल गई। सड़क से दूर किसी महफूज हिस्से की तरफ भाग जाना अमरहा, आलियान पीछे से चिल्लाया और पूरा जोर लगाकर उसने हजूम में से जगह बनाकर बाहर निकल जाना चाहा। अमरहा ने धक्के खाते आगे बढ़ते गर्दन मोड़कर उसे देखा और आलियान का दिल वहीं ठहर गया। एहतराम वाजिब है, समा इश्क है। हजूम ने उसे एक और धक्का दिया। वो आगे निकल गई। धक्के ने उसे लड़खड़ा दिया और वो और पीछे रह गया। अमरहा ने फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। वक्त ने दगा दी। वो वहीं ठहर ना गया। अगले धक्के से वो बाहर निकल गई। सड़क का मंजर कुछ और हो चुका था। मिनटों की गेम थी, लम्हों में बदल गई। सिक्योरिटी फोर्स मुंतशिर हजूम से निपटने में मशगूल थी। रात का वक्त था और आंसू गैस के धुएं ने रात को ख़तरनाक बना दिया था। रबड़ की गोलियां फायर की जा रही थी। मुख्तलिफ अशकाल के मास्क पहने हुए अफराद सिक्योरिटी फोर्स पर ठोस चीज़ें और आंसू गैस उछाल रहे थे। कहीं कुछ ग्रुप्स आपस में तसादुम थे किस फोर्स के साथ। एक बड़ा हंगामा ब्राज़ील स्टेडियम के अंदर और बाहर फूट चुका था। एक ऐसा हंगामा जो सानिये में बदलने ही वाला था। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ें चार सौ गूंज रही थी। दूर दूर तक सड़क पर एक जंग का अमली मंजर देखा जा सकता था। तसादुम की तस्वीर थी और बगावत की वो सड़क पर निकलकर एक सिमत भागने लगा। कारल उसके पीछे ही था। अमरहा कहाँ है? कारल ने चिल्लाकर पूछा। उसे मैंने सड़क से दूर निकल जाने के लिए कहा था। दो फायर फिजा में गूंजे और चीखों से कान फटने लगे। उन पर शीशे की बोतलें उछाली गई। एक ने आगे बढ़कर कारल पर हमला करना चाहा, जिसे कारल ने पहले ही दबोच लिया और सड़क के एक तरफ नीचे ज़मीन पर पटक दिया। वक्फे वक्फे से लेकिन तेज़ी और शिद्दत से आंसू गैस उछाली जा रही थी और रबड़ के फायर किए जा रहे थे। कौन दफा कर रहा था और कौन हमला, फैसला करना मुश्किल हो गया था। आलियान तेज़ी से सड़क पर भाग रहा था और चिल्ला रहा था अमरहा। उसके पैरों तले की ज़मीन खिसकती जा रही थी और उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। उसे अपना ख्वाब याद आ रहा था। अंधेरा, धुआं, तसादुम और ख़तरा। निशानियाँ अच्छी नहीं थी। वो ज़रा देर को रुक कर हाँफने लगा। उससे अगला कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। उसके पैरों के पास आकर एक गैस का गोला गिरा। वो तेज़ी से दूसरी तरफ हुआ। उसके बाजू पर रबड़ की गोली आकर लगी, लेकिन वो रुका नहीं। उसका जिस्म उसे हरकत करने से जवाब देता जा रहा था। उसकी कैफियत उस इंसान सी हो गई जिसे अपने किसी अजीज़ के ताबूत को उठाने के लिए कहा जाता है और वो खुद को पहाड़ उठा लेने के काबिल तो समझ लेता है, लेकिन वो ताबूत नहीं। ब्राज़ील स्टेडियम धुआं उगलने लगा। चंद एक जगह आग भड़क उठी। धुएं के फैलाव से सड़क पर हरकत बहाल हो गई। पूरी कुव्वत लगाकर वो फिर भागा और चिल्लाया अमरहा। वो सारी दुनिया को आग लगा देगा अगर कुछ हुआ तो। वो सब कुछ जला डालेगा। अब वो तैश से सड़क पर भागने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था रास्ते में आने वालों को रोन डाले, कुचल डाले, वरना हलक फाड़कर इतनी शिद्दत से चलाए कि सब अपनी अपनी जगह साकत हो जाएं। उसने फिर आवाज़ दी अमरहा। उसका दुपट्टा कब का कहीं गिर चुका था। उसे चलने में मसला हो रहा था। चंद लोग उस पर आ गिरे थे और उसकी टांग जैसे टूट ही गई थी। वो बामुश्किल लंगड़ा कर चल रही थी। धुएं के बादलों में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में सख्त चुभन हो रही थी और उनमें से मुसलसल पानी निकल रहा था। वो कभी ऐसे किसी तसादुम से दो चार नहीं हुई थी। वो तो ज़िंदगी में पहली बार फुटबॉल मैच देखने स्टेडियम आई थी। उसे तो ये तक मालूम नहीं था कि हंगामी सूरत हाल में क्या करना चाहिए।
इस वक्त उसकी अकल बिल्कुल माफ हो चुकी थी और वो बुरी तरह से सहम चुकी थी। उसे हर एक से डर लग रहा था कि कोई उसे घसीटेगा, मार देगा। सड़क का मंजर इंतहाई हौलनाक हो चुका था। उसका दिल चाहा वापस अंदर भाग जाए। उसकी समझ में नहीं आया कि वो किस तरफ को भागे, और फिर जिस तरफ बहुत से लोग भागे जा रहे थे वो भी भागने लगी। सड़क पर वो सब मुंतशिर हो गए। सिक्योरिटी फोर्स की नफरी बढ़ती ही जा रही थी। फिर भी तसादुम थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो तेज़ी से इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन अब वो डिफेंस करने की पोजीशन में आ चुके थे। जो ग्रुप्स हमले कर रहे थे उनके हमले बहुत शदीद थे। सिर्फ चंद मिनट लगे ये सब होने में, सिर्फ चंद मिनट। आलियान को ये मालूम नहीं था कि वो ठीक सिमत भाग रहा है या नहीं। बस उसे उसका वजदान कह रहा था कि उसे इसी सिमत जाना चाहिए। एक और गोला उसके पीछे और ज़रा आगे आकर गिरा, और धुएं के बादल फैलने से पहले उसने अमरहा को बहुत दूर देख लिया। अमरहा! वो पूरी जान से चिल्लाया कि वो उसकी तरफ देख ले, लेकिन वो बहुत दूर थी। उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। वो डर कर खड़ी थी। उससे ज़रा आगे एक ग्रुप में तसादुम हो रहा था और उसके पीछे गैस के गोले फेंके जा रहे थे। फासला सिमटा। वो भाग कर उसकी तरफ लपका। सड़क के दूसरी तरफ से तसादुम के उस पार से वीरा ने उसे देख लिया और वो उसकी तरफ भागी। अमरहा! फासला सिमट चुका था। वो उससे कुछ ही दूर था। अब अमरहा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। इत्तकाज़ वाजिब हुआ। समाए यार गालिब आया। और इतनी दूर से वो आलियान के इस तरह अपनी तरफ भागते आने पर फिदा हो गई। मोहब्बत सुबह का आलम है, उसमें रात नहीं होती। वो उसके लिए कैसे भागा फिर रहा था। मोहब्बत अब की घड़ी है, यह फना नहीं होती। जो हो चुका था अब तक वो वहीं मिट चुका। मोहब्बत तो रब का साज है, उसमें आह नहीं होती। जो फासला था वो कम होने लगा। कहीं मत जाओ। धुएं के बादलों ने दो लोगों की एक सोच को जा लिया। अब कहीं मत जाओ। वो आलियान की तरफ घूम चुकी थी और उसकी तरफ आ रही थी, और एक भड़के हुए लड़के ने इंग्लैंड टीम की शर्ट पहने एक लड़की के सर पर शीशे की वजनी बोतल से ज़रब लगाई। वो लड़की जो अमरहा थी। वीरा बिजली की सी तेज़ी से अमरहा की तरफ लपकी। कारल और साई भी आगे पीछे उसकी तरफ आ रहे थे। उसके सर पर ज़रब लगते देखकर सारी ज़मीन आलियान के पैरों तले से खिसक गई और वो भागते भागते रुक गया, क्योंकि 2 फायर हुए। ब्राज़ील स्टेडियम के बाहर फैला सारा धुआं आलियान की आंखों में घुस आया। सारा भागता दौड़ता हजूम उसके जिस्म को रोंदने लगा। वो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। एक फायर रबड़ की गोली का था। वीरा पूरी शिद्दत से चिल्लाई और कितने ही लोगों को फलांगती हुई उसकी तरफ आई। फ्रीज! दूसरा फायर रबड़ का नहीं था। कारल और साई ने कितनों को ही धक्के देकर गिराकर उस तक पहुंच जाना चाहा। वो दोनों से चंद कदम के फासले पर पहुंच गए। फ्रीज! कुछ फैसले सिर्फ दायमी जुदाई के हाथों ही तय पाते हैं। इससे पहले खबर होती है ना एहसास। इतराफ में फैला धुआं, फोर्स की नफरी, भागते दौड़ते शाम, सभी फ्रीज। सब जामिद हो गया। वो सड़क पर घुटनों के बल गिरी और फिर उसकी पुश्त सड़क से जा लगी। खून उसके गिर्द फैलने लगा। अमरहा! उसने चिल्लाना चाहा लेकिन चिल्ला नहीं सका। वो वहीं उससे कुछ दूर खड़ा था। वो जो अमरहा का आलियान था। उसने उसकी तरफ भागना चाहा लेकिन भाग नहीं सका। तो ये साबित हो गया, जिस्म से जान उस वक्त नहीं निकलती जब अपनी जान निकलती है। ये जान उस वक्त निकलती है जब जान से प्यारे की जान निकलती है। दुआ वाजिब कर दी गई। समा हिजर की मनादी हुई। उसके जिस्म ने जान छोड़ दी और वो घुटनों के बल सड़क पर गिरता चला गया। उसका अपना जिस्म टुकड़ों की सूरत मुंतशिर हुआ। दुनिया में कोई दुहाई देने के लिए तैयार हुआ। अमरहा के सर से पहुंचने से पहले कारल ने आलियान की तरफ देखा और उसने जाना कि अगर एक मर चुका तो दूसरा मरने जा रहा था, क्योंकि आलियान ने उस इंसान की बंद होती आंखें देख ली जिनमें उसने खुद को बंद कर लिया था। उसकी आंख से खून टपकने लगा जिसका रंग सुर्ख नहीं था। अमरहा के वजूद से आलियान की अपनी ज़िंदगी कतरा कतरा बहेगी जिसका रंग सुर्ख ही था। ऐ आँख, तू क्यों रोती है? काफले वाले चले गए। ऐ आँख, फिर तू क्यों रोती है? वो मुझे पीछे अकेला छोड़ गए। ऐ आँख, तू रोना बंद कर। इस काफले में मेरा महबूब था। अफसोस। हाँ, फिर तू रो। सांसें रोक ली हैं और दिल धड़कना भूल गया है। यूं जैसे अमीर शहर मचान पर ही खड़ा रह गया हो और जहर बुझे नेज़ों ने उसके शहर की जिंदा सांसों को माले गनीमत की तरह लूटना शुरू कर दिया हो। नगर हयात पर आग के गोले बरसाए जाने लगे और खात्मे की राख आग की लपेटों में दीमक बनी घुस गई हो। अमीर शहर सड़क पर अपना जहां लुटते देख रहा है। मौत की सांसें नहीं हुआ करती, फिर भी वह ज़िंदगी की लो फूंक मार कर बुझा देने का इख्तियार बाहुक्म खुदा अपने इख्तियार में रखती है। उसके शहर पर यह फूंकें तेज़ आंधियों की तरह चली और अफवाजे यारम मस्मार करने वाला के हाथों उसने अपने किले को मचान समेत मुनहदिम होते देखा। और फिर यूं चश्मा अंधपोश हुई समाते माजूल ठहरी और ज़ेन ने मातम ज़दों की चौखटें जा थामी। अमर और मरण, ज़िंदगी 2 लफ्ज़ है। सिक्योरिटी फोर्स ने अमरहा की तरफ यकदम रेलगार की और वो उसके गिर्द अपने डिफेंस शील्ड्स लिए दायरे में खड़े हो गए और दूसरे कुछ खड़े
कुछ घुटनों पर पोजीशन लिए रबड़ की गोलियां फायर करने लगे, जबकि वो उस तरफ ऐसे इस्तादा रहा जैसे अब वक्त आखिर तक ही यही हुक्म उस पर मुहर था। शोरीक दम धमाकों की सूरत फटा। इंसानी बस्ती के गोले ने कशिश का थाल उड़ दिया और ब्राज़ीला स्टेडियम ज़मीन से पहले उठा और फिर हर चीज़ अपनी हदबंदी से निकल जाने के लिए अपनी हदों की नाफरमान हुई और इमारतें और लोग बेवजन होने लगे। फूल और दरख्त, झीलें और आबशारें, सब्ज़े और कित्ते कुराए ज़मीन से उठने लगे। बहारें और नगमे, अबाबीलें और फाख्ताएँ, खुशबुएँ और मेवे भी पीछे न रहे। और ए इब्नुल वक्त, इन दो लफ्ज़ों की हकीकत मुझ पर अब खुली। अमर यार का होना और मर्न उसका ना होना। अपने ही जिस्म के जलने की बू बुला तामुल उसके नथनों में घुसने लगी। हरकत करने के लिए जो ताकत दरकार थी वो उसके दायरा इख्तियार में ना थी। कारल, वीरा या साई, उस तरफ उसके पास कोई नहीं था। वो उस तरफ सामने अमरहा के पास थे, जो शिद्दत तकलीफ़ में होगी या तकलीफ़ से मबरा हो चुकी होगी। अल्हाम उसके कानों में फूंके मारने लगे और पेश गोई की ज़बानें निकल आई। सायरन बजाती एम्बुलेंस आई। सिक्योरिटी फोर्स ने अब जैसे दबंग धावा बोल दिया और सड़क से हजूम ऐसे छटने लगा जैसे वो सब इसी एक सानिया के इंतज़ार में थे जो आलियान पर गुजर चुका था। हेलीकॉप्टर परवाज कर रहे थे, एम्बुलेंस और रज़ाकार तेज़ी से हरकत में आ चुके थे। फोर्स सड़क पर और इतराफ़ में जाल की तरह फैल गई। दो एहलकार दूर से आलियान पर भागते हुए चिल्लाए, फिर एक चिल्लाते हुए उसके करीब आया और झुककर उसे बाजू से पकड़कर उठाकर घसीटने लगा। साथ वो तेज़ आवाज़ में कुछ कह रहा था और फिर इतनी अफरा तफरी में उसने ज़रा की ज़रा रुक कर झुक कर उसे देखा और चौंक गया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। एम्बुलेंस अब जा रही थी और वह उसके करीब से गुजर गई। नतनों से बूझ के अंदर उतरने लगी। अमीर शहर ने अपनी हथेलियों को खाली पाया, जैसे इब्तदाए वक्त से उठा हजरे वसल की धरती पर क़यामगाह बनाता, अब्दियत की मशलों से रोशन शहर उजड़ गया। तो अमरहा चली गई, या जा रही है, या चली जाएगी। दिल ने धड़कने मुस्तआर ली, सांसों ने ज़िंदगी को इल्तिजाया सदा दी और उसके मुजस्मे में सिक्योरिटी एहलकार ने उसे एक महफूज हिस्से की तरफ उछाल सा दिया और तेज़ आवाज़ में एक सिमत चले जाने का इशारा किया। लेकिन वो सिक्योरिटी एहलकार के बताए इशारे के मुखालिफ सिमत भागा और रास्ते में आने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को धकेलता और फलांगता हुआ उस मकाम तक पहुँच गया जहाँ सड़क सुर्ख थी और कांच की बोतलें टूटी हुई बिखरी पड़ी थी और खून के छींटे कांच पर जमा थे। इस बार 3-4 एहलकार उसकी तरफ लपके कि उसे उठाकर कहीं फेंक दे कि वो तेज़ी से उनसे टकराता हुआ उस जगह पर झुक कर बैठ गया और खून पर अपने हाथ रख लिए। और सुन ए शहर यारा की मलका, इसमें ज़रा वक्त न लगा और मैं तुम हो गया और तुम ही रह गया। और उसके आंसू इस खून पर गिरे जो अमरहा का था। एहलकारों ने उसे कोई ज़िद्दी अजीबोगरीब हरकतें करने वाला फ़ैन समझकर गर्दन, बाजू और कॉलर से पकड़ कर उठाया और उसे दूर ले जाने लगे। जब उसे ऐसे सड़क से दूर ले जाया जा रहा था तो साई ने पीछे से चिल्लाकर उसका नाम लिया। कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, कहाँ थे तुम? साई उसकी तरफ भागा आया और एहलकार को अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड दिखाया। एहलकार ने उसका बाजू छोड़ दिया और तेज़ तेज़ ये कहकर चला गया कि जल्द से जल्द अपनी जाए रिहाइश की तरफ चले जाइए। इस दौरान आलियान सहम कर साई को देख रहा था और फिर वह साई से अलग आगे तेज़ तेज़ चलने लगा। साई के लिए आलियान की यह हरकत गैर मुतवक्को थी। आलियान, साई चिल्लाया और उसके पीछे लपका। कहाँ जा रहे हो? उसकी तरफ तेज़ चाल में बढ़ते हुए साई ने हाँफ कर कहा। इन चंद मिनटों की भाग दौड़ में वो बुरी तरह से थक चुका था। ये अब मुझे बताएगा कि अमरहा के साथ क्या हुआ। आलियान भागने लगा। उसने सोचा और चाहा कि बस अब वो दुनिया में कहीं जा छुपे कि उसे मालूम हो सके और ना कोई उसे बता सके कि अमरहा चली गई। वो कभी इस खबर की पजीराई नहीं कर सकेगा। वो कभी उसकी आंखों के बंद हो जाने को अपनी खुली आंखों से नहीं देखेगा, कभी नहीं। आलियान, तुम अस्पताल जा रहे हो? उसके रद्दअमल से आजिज़ साई चिल्लाया। उसके समझ में नहीं आ रही थी कि आलियान कर क्या रहा है या फिर ये अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। आलियान ने रफ्तार तेज़ कर दी, अपने बिगड़े दिमागी तवाज़ुन की तस्दीक कर दी। साई ने जैसे भांप लिया, उसका दिल भर आया और रंधी हुई आवाज़ में वो चिल्लाया। स्ट्रेचर पर ले जाते हुए उसने तुम्हारा नाम लिया था। खुद को आगे ले जाता, सड़क को पीछे छोड़ता, आलियान रुक गया। हजूम, सिक्योरिटी फोर्स, स्टेडियम, अफरा तफरी, आंसू, गैस सब पीछे रह गए थे। अलबत्ता शोर अपनी मौजूदगी की गवाही अभी भी दे रहा था। सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ जा रही थी। उसने पलटकर साई को देखा, फिर शजर सितारों से मज़य्यन आसमान को, और ये देखना ऐसा देखना हो गया जैसे खुदा तक जाने का रास्ता तलाश कर रहा हो। वो जिंदा है ना साई? फासले से वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने कुछ हिम्मत मुजतमा करने के लिए लिया और फिर पूछा, ऐसे जैसे उसने सर पर वो थाल उठा रखा हो जिसके सभी चिराग बुझ चुके हों और सिर्फ एक ऐसे जल रहा हो जो बुझ जाने के करीब ही हो। आओ अस्पताल चलें आलियान। साई उसके करीब आ चुका था और अपनी उंगलियों से उसके भीगे भीगे गाल साफ कर रहा था। खुदा के लिए बताओ साई,
उसे कुछ नहीं होगा आलियान। उसने आलियान के दोनों हाथ पकड़कर मोहब्बत से उन पर दबाव डालकर वो कहा जो कहना ज़रूरी था, पूरी उम्मीद रहने के लिए बहुत ज़रूरी। उसे कुछ नहीं हुआ, ये कह दो खुदा के लिए। उसने अपना हाथ छुड़वाकर साई को शानों से थाम कर झंझोड़ा। प्लीज़ कह दो। खड़े रहने की ताकत फिर से ख़त्म होने लगी और वो खड़े रहने से माजूर और गिर जाने पर मजबूर हो गया। साई उसके पास नीचे बैठ गया और उसके गाल को शफकत से छुआ। आओ आलियान, हम खुदा से दुआ करें। थोड़ी देर उनके दरमियान खामोशी रही, जैसे अनहोनी की चाह पर कान धर जा रहे हों। आओ हम अमरहा के पास चलें, साई ने कहा, जिस पर आलियान ने नज़र उठाकर उसे देखा। देखने का ये अंदाज उम्मीद की किरण खोजने जैसा था। क्या रूम के मुसव्वरों ने इश्क हया के साए तले बनाए अपने शाहकारों पर स्याह दवात अंडेल दी, जबकि उसके वजदान ने संग दिली को आंखों पर बिठाए और रहम दिली को बलाए ताक रखते अपने मुरतब सवालनामे में से पहला सवाल उस पर दागा और वो बुलबुला उठा। क्या इल्हामी और आग हुक्म की बजावरी के लिए राजदारी और पोशीदगी से फड़फड़ाए। दूसरे ने पहले वजदान को मार दी। और क्या दिजला व फरात में जवार भाटा उठा और पर्वत की चोटियां सोग में इसलिए झुकाई कि आफाक ने तुम्हारी दुआओं को उल्ट दिया क्योंकि उन्होंने हिजरे यार को मर कसम पाया। और क्या सज़ा के लिए तुम्हारा जिंदा रहना कायम ठहरा और मुबारक साहतों को हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। साई ने देखा कि वो सुकड़ता जा रहा है, जैसे मिट जाने को है। क्या बहरे यारा पर रवा सफ़ेद बादबानी कश्तियाँ बस डूब जाने को हुई और मुश्क आहों मिसल काफूर हुआ अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े। उसकी आंखें खुश्क होने में नहीं आ रही थी। कारल, वीरा, साई और बाकी सब उसके इर्द गिर्द आस पास खड़े थे। वीरा उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर सुला रही थी। उसके अपने हाथ कांप रहे थे और वो ज़िंदगी में पहली बार कमज़ोरी और कम हिम्मती का शिकार हुई थी। सारी इंसानी ताकत ठीक उस जगह बेबस हो जाती है जहाँ हो जा का हुक्म लग जाता है। कारल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आलियान से ऐसा क्या कह कि वो आराम से कहीं बैठ जाए और पानी के 2 घूंट ही पी ले। दीवार के साथ लगकर वो कब तक ऐसे ही खड़ा रहना चाहता है, जैसे आने वालों और जाने वालों का रास्ता रोक लेगा। रात के 2 बजे का वक्त है। इन सब को वहाँ खड़े कई घंटे गुजर चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर से अमरहा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। वजनी बोतल की 2 ज़रबे उसके सर के पिछले हिस्से और गर्दन से ज़रा नीचे लगी थी। गोली उसका बायां शाना छू कर गुजरी थी। वो गोली उसके दिल, उसके सर, उसकी आंख पर लगती। अगर बोतल की ज़रब से वो अपना तवाज़ुन खोकर लड़खड़ा ना जाती, फिर वो वहीं मर जाती। कितनी ही बार लेडी महर, साधना, शार्लेट मोर्गन फ़ोन कर चुकी थी, लेकिन आलियान ने किसी से भी बात नहीं की थी। वो बस खामोश खड़ा था। बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा मार्गरेट का इंतज़ार कर रहा है। मार्गरेट को सिसकते हुए सुन रहा है। किड्स सेंटर के किसी कोने में छुपा बैठा रो रहा है। मामा महर के सीने से लगा, खुद को रोने से रोक रहा है। वो जितना कुछ भी देख रहा था, उनमें खुद को दुखों में घिरा ही देख रहा था। फिर इन मनाजिर में अमरहा आ गई और बार बार पलट कर आती रही। खुद पर इख्तियार रखते उसने अमरहा को आंखों के सामने से हटने नहीं दिया, क्योंकि उसे ये खुशफहमी लाक हुई कि ऐसे वो अमरहा को ज़िंदा रखे हुए है। और ये खुशफहमी एक खुश आइन अमल है, क्योंकि इसी दौरान जब जब उसे मामा मार्गरेट ताबूत में आंखें बंद किए नजर आई तो वो सहम कर चौंक जाता, उसे बदशगुन जानता और फ़ौरन नज़रअंदाज कर देता। कारल और वीरा कितने ही तरीक़ों से डॉक्टर्स और स्टाफ की मन्नत कर चुके थे कि उन्हें दूर से अमरहा को देख लेने दिया जाए, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही थी। रात 4 बजे के करीब कारल 10 मिनट के लिए एक सीनियर डॉक्टर के ऑफिस में गया और सिर्फ 5 मिनट की इजाज़त लेकर बाहर आया। आलियान का हाथ पकड़कर उसे आईसीयू डिपार्टमेंट के अंदर किया और एक नर्स आगे उसे अमरहा के कमरे के सामने शीशे के उस तरफ ले आई। वो अमरहा को देखना भी चाहता था और नहीं भी, वो ये हिम्मत कर भी रहा था और नहीं भी। उसने सर झुका रखा था और उसे उठाने के लिए तैयार भी था और नहीं भी, क्योंकि किसी चलते फिरते इंसान को बेबसी से ज़िंदगी और मौत के बिस्तर पर पड़े देखना सबसे बदतरीन मंजर होता है। ऐसे मनाजिर अपनी ताब में बेमिसाल होते हैं। उसने एक हाथ फैलाकर शीशे पर रखा और फिर दूसरा 10 उंगलियों की झड़ियों में से एक झड़ी पर अपनी आंख रख दी और दूसरी आंख को 3 उंगलियों की ओट में बंद ही रखा। नक्शीन अखरोटी का दादम आईना है जो अरगवानी पोशाक में मलबूस घेरदार फर्शी दामन को घुटनों से ज़रा सा ऊपर उठाती अमरहा को मुनक्किस कर रहा है। शफाफ रोशनी गंदम की बालियों की तरह उसके अधगुंदे बालों में झूल रही है। ड्रैगन परेड से पहले वो ये ख्वाब देखता था। ज़ख्मों में जकड़ी और मुख्तलिफ मशीनों और ट्यूबों से मुंसलिक अमरहा को उसने देखा और आंख बंद कर ली, उंगली की झड़ी समेट ली, ख्वाब की खिड़की खोल दी। उसके जूते का बलक बंद होने में नहीं आ रहा और इतनी घेरदार पोशाक उसे अलग से तंग कर रही है।
उसने आंख को खोला और उसे कतई नहीं मसला कि वो ठीक से काम करे। ऐसे मंजर को देखने के लिए शफाफ बिनाई की ज़रूरत भी किसे थी भला। दोनों हाथों से उसने घुटनों से अर्गवानी रेशम को पकड़कर उठा रखा है और वो नीचे बैठकर उसके जूते का बकल बंद कर रहा है और फिर सर उठाकर मुस्कुराकर उसे देखता है। तुमसे इतना सा काम भी नहीं होता, वो कह रहा है। अगर हो जाता तो तुम ये शर्फ कैसे हासिल कर पाते? आंखें तिरछी करके गर्दन को अदा से ज़रा और उठाकर उसने कहा। आंखें बंद रखे गर्दन सीधी किए उसने अब खामोश रहना पसंद किया। अगर उसे अंदर जाने का मौका दिया जाए तो वह आंखों पर पट्टी बांध ले और सिर्फ हाथ से छूकर उसे महसूस करे। तुमने ये पैगामात मुझसे नहीं लिए तो मैंने यहाँ बांध दिए। रुक जाओ, रोक लो। उंगलियों की झड़ियाँ उसने फिर समेट ली और अपने झुके शानों और बंद आंखों और अपने ऊंचे कद के साथ वो एक दुआ में ढलने लगा। हमजा तौफ के गांव में सफ़र पर जाने वालों की बाखैरियत वापसी के लिए चिरागे दीप महल में रख दिए गए और फिर गांव भर की चौखटें चिरागों से सज गई और अब वो ये यकीन रखते हैं कि उनकी लोहे धीमी होने से पहले मुसाफिर लौट आएंगे। शीशे की दीवार पर फैली हथेलियों पर उसने अपना सर टिका दिया और उसका वजूद लो में बदलने लगा और दुआ के चिरागों में जल जाने को हुआ। जाने वालों की राह में एक एक करके चिराग रखे जाने लगे और दूर कहकशाओं के हजूम को चीरती उनकी लोहें अर्श मोहल्ला पर सजदा रेज होने को बावजू हुई। दुआ मेरा कलाम है, उस पर मेरा इख्तियार है। कबूलियत उसका जमाल है जो मेरा खुदा है, जो मेरा खुदा है। उसे अब इस दुआ से ज़रूरी काम कोई और नहीं था। उसका इर्तकाज़ बैरूनी दुनिया की कोई मदाखलत नहीं तोड़ सकती थी। कारल नर्स के साथ आया। शायद नर्स उसे शाइस्तगी से कहकर और उसका शाना हिला हिलाकर थक चुकी थी। कारल ने उसे शानों से थामा और बाहर ले आया, लेकिन दरअसल वो वहीं मकाम दुआ पर ही खड़ा रह गया। वो किसी को ये नहीं समझा सकता था कि अपनी मनपसंद जगह पर मौजूद होने के लिए वहाँ ज़ायरन मौजूद होना ज़रूरी नहीं। कारल ने उसे एक जगह बिठा दिया और ख़ुद भी साथ बैठ गया और कितनी ही देर वो उसे देखता रहा। शायद वो पूछना चाहता था, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो तुम अमरा से, इतनी के मर रहे हो उसके लिए? ज़रा दूर बैठे वीरा और साई ने एक दूसरे की तरफ देखा। वीरा अपनी हथेलियाँ मसलने लगी, जो वो नहीं किया करती थी, लेकिन अब वो सब होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो उठकर आलियान से दूर चली गई। उसके लिए मुश्किल था उसे ऐसे देखना। कितना कुछ ज़िंदगी में एकदम से मुश्किल हो गया था, जैसे गिन गिन कर सांस लेना। कोई कारल समेत इन सब से पूछता, अब तक कितनी गिनती हो पाई है? दिल गिरफ्ती से कहा। दोनों कहीं घंटों से खामोश नशिस्तगाह में बैठी थी। साधना ने अपनी इबादत की थी और लेडी महर ने अपनी, और दोनों ने एक ही इंसान के लिए कितनी ही देर दुआएं की थी। फ़ोन उनके पास ही रखे थे और जब कभी को फ़ोन बजता था तो दोनों ही उसे उठाने के लिए तैयार नहीं होती थी। लेडी महर अपनी आंखें पूंछ रही थी। आंखें बार बार साफ करने पर भी खुद ब खुद नम क्यों हो रही हैं और उनके हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। उन्होंने अमरहा को फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। उन्होंने खुद ही सोच लिया कि मैच देख रही होगी, मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी होगी। चंद घंटे उन्होंने मुश्किल से गुजारे, फ़ोन फिर भी बंद मिला। उठकर नफल पड़े, दुआ मांगी, लेकिन दिल पर गहरी होती अफसुर्दगी कम नहीं हुई। बस उनका दिल अमरहा में ही अटका था और बस यही चाहत थी कि उसकी आवाज़ सुन ले। उन्होंने साधना को फ़ोन किया। अमरहा फ़ोन नहीं उठा रही। तुम वीरा या ऐन का नंबर दो या साई का। साधना चुप होकर सोचने लगी, फिर कुछ देर बाद बोली, वहाँ सिग्नल्स का मसला है शायद। मैं ऐन और वीरा को खुद भी फ़ोन कर रही हूँ, किसी का नंबर नहीं मिल रहा। ये बच्चे बाहर जाकर लापरवाह हो जाते हैं, घूम फिर कर वापस होटल आएंगे तो खुद ही कर लेंगे। साधना ने झूठ बोला। मैच तो कब का ख़त्म हो चुका होगा। हाँ, पर सुना है मैच के बाद वहाँ सड़कों पर बड़ा मार्च होता है। मैच इंग्लैंड जीत गया है तो शायद। साधना की ज़बान लड़खड़ा सी गई। दादा ने फ़ोन बंद कर दिया। टीवी पर चलने वाली ब्राज़ील स्टेडियम में होने वाले तसादुम की छोटी सी खबर उन्होंने देखी नहीं थी और उनके अलावा घर में किसी को मालूम ही नहीं था कि अमरहा इस वक्त ब्राज़ील में है। दोनों के दरमियान के मामलात ज़्यादातर दोनों के दरमियान ही रहते थे। दादा को अमरहा के अलावा किसी की परवाह नहीं होती थी और अमरहा को दादा के अलावा किसी और से बात नहीं करनी होती थी। मकाम बेनामो निशान और मकड़ी के से जालों में घिरने की कैफियत। खारदार बारीक तार से जालों को काट काट कर वो आजिज़ आ चुकी थी। अंधियारे रोशनाई पर हमलावर थे और रोशनी अंधियारों से पसपा। कभी उसके पैर सख्त ज़मीन को छूते और कभी वो डगमगा जाती और कभी वो बेवज़न शय की तरह बेसिम्मत तैरती। लामकान की हालत थी और सफ़र का गुमान। उसके दोनों बाजू बिलखसूस बायां बाजू ऐसे जल रहा था जैसे वहाँ दहकते अंगारे दबा दिए गए थे। वो थक चुकी थी, ओब चुकी थी, लेकिन जाल जैसे काटते रहना था।
जितनी तेज़ी से वो काटती उतनी ही तेज़ी से वो और बनते चले जाते, जैसे लाखों करोड़ों मकड़ियों को वहाँ ताक लगाकर बिठा दिया गया हो। उन्हें उसकी सज़ा के लिए ये हुक्म दिया गया हो। उजालों से मुनहरिफ और तारीकी के वफादार गोले उस पर दागे गए और उसके सर के पिछले हिस्से में तकलीफ उठी। नामालूम अथाह गहराइयों के दूसरे गोले भी उस पर हावी होने लगे। वक्त का सुल्तान अब हाम रुपोशी से निकल आया। सब गड़बड़ होने लगा और जालों ने यकदम उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लिया और उसे एक सिमत घसीटने लगे। उसकी सारी कुव्वत ख़त्म हो गई और ख्याल अक्लो ज़हन से मावरा हो गया। शुबहात उभरने लगी, अश्काल बनने लगी और उसके रास्ते में आने लगी। अगर मैं जवान होता तो तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल लेता, लेकिन मैं तो बेचारा सा बूढ़ा सा इंसान हूँ ना, जल्दी थक जाता हूँ। आवाज़ रास्ता बनाकर आई और उसे छू कर गुजर गई। दोबारा फिर उसके करीब से गुजरी और मिट गई। सड़कें, इमारतें, ज़मीनी टुकड़े, इज्साम और चीज़ें उसके इतराफ़ से आर पार होने लगी। मुझे वीरा कहते हैं। सुपर पावर रूस को तो तुम जानती ही होगी। मैं उसी मुल्क की सुपर गर्ल हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे दी वीरा कहो। वीरा की अश्काल मुख्तलिफ जावियों में बनकर बिखर गई। वो साइकिल से गिर गई है। तुम्हें हर हाल में रेस जीतनी है। मेरी एक टांग टूट जाए या तुम्हारी दोनों। जावियों में बनी अश्काल में उसे भगा लिए जाते जाल पर हाथ मारे, पर हाथ मौलिक ही रह गए। सिम्मत नामालूम की तरफ सफ़र जारी रहा। वीरा कहीं पीछे रह गई। नई अश्काल बनने मिटने लगे। उसने साई को देखा और कारल के पास से गुजरी और उसे ठंडे बर्फ़ से पानी में डूबने का जानलेवा एहसास हुआ। उसका खून जम गया और खारदार जाल उसके यख गोश्त में घुसने लगा। ठंड का एहसास हर तरफ फैल गया। तकलीफ हद से सवा हो गई। तेज़ रोशनी और गुप्त तारीखी हाथ मिलाते और छुड़ाते रहे। वो यूनी में खड़ी एड़ी के बल घूम रही है। उसके कानों में शोर बढ़ गया, जैसे धरती पर मौजूद सारे हशरात कुरला रहे हों। उसका सफ़र और तेज़ हो गया। धड़ाधड़ कहीं और गोले उसकी तरफ उछाले गए। मकड़ियों ने और फुर्तियाँ दिखाई और उसी दौरान फर्श से उठती अर्श की बुलंदियों को छूती एक आवाज़ उसकी यह एहसासियत से टकराई और खुदा की पनाह में उसे जा समेटने को हुई। वो अंधाधुंध भाग रही है, टकरा रही है, गिर रही है। ख्वाब दर ख्याल दर ख्वाब हो गया। आवाज़ ने इस बार बुलंदियों पर और बुलंदियाँ जमाई और वो अर्श में जा बसने को हुई। और ख़त तकरीर से कुन तहरीर अनमिट से गुज़रती सदाएं, ए खुदा बुलंद